चलो सब लोग आए बालक, सब लोग आ गए। चलिए, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने ये बता दिया था कि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, और उसके लिए मैंने 3 रीजन दिए थे बालक। और हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये मान के चलेंगे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ठीक है। ऐसा मान के हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये बालक अर्थ बनाते हैं। ये सपोज करते हैं हमारी अर्थ है। ये वाला पॉइंट बालक पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होता है और ये क्या होगा, साउथ पोल। तो इस बालक एक्सिस को बोला जाता है, इस एक्सिस को बोलेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस। और अगर ऊपर वाला पॉइंट बालक अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसको बोला जाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। उधर घूम के अगर देखे, मुंडी घुमा देंगे उधर, ठीक है। रोबोट देखे हो ना, रोबोट मूवी देखे हो, कैसे मुंडी घूमता है, गुड। उसको याद रखना जब भी मुंडी घुमाना। तो जियोग्राफिकल क्या, नॉर्थ पोल, यही करेंगे, ठीक है। इसको बालक NG से डिनोट करेंगे। NG मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे तब, जियोग्राफिकल साउथ पोल। इसको बालक NS से डिनोट किया जाएगा, सॉरी SG से, जियोग्राफिकल साउथ पोल। सही है। अब बालक तुम कभी भी अगर मैग्नेटिक निडल या किसी मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड करते हो, लटकाते हो, तो क्या होता है, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर जाता है और साउथ पोल साउथ की ओर जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें तो ये पता है कि अगर सेम पोल होंगे तो उनके बीच तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। पढ़े, अगर हमारे पास सेम पोल है बालक तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्थ किस साइड जाकर रुक गया, नॉर्थ की तरफ जाकर रुक गया, और साउथ कहाँ चला गया, साउथ की ओर। ये पॉसिबल है? फिर कैसे? लेकिन पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है। अब किसी भी अगर मैग्नेट को लटकाते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किस जगह रुकता है, नॉर्थ की ओर, और साउथ पोल किधर रुकता है, साउथ की ओर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ के बीच रिपल्सन होगा और नॉर्थ के बीच भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो होना ये चाहिए, नॉर्थ किधर रुकना चाहिए, साउथ की ओर, और साउथ किधर रुकना चाहिए, नॉर्थ की ओर। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? नहीं, एटमॉस्फेयर में कहाँ जाए, हम तो यहीं पे अगर मैं खड़े होकर के एक मैग्नेट को लटका दूँ तो उसका नॉर्थ किधर रुकेगा, नॉर्थ की ओर, और साउथ किधर रुकेगा, साउथ की ओर। क्यों? मैग्नेट हमारे पास रहे, आप बार मैग्नेट देखें लैब में, उसमें लिखा रहता है नॉर्थ साउथ। अब देखिएगा, ठीक है, उस पर क्योंकि उस पर लिखा रहता है, वो कैसे पता कि उसकी बात नहीं करेंगे। वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल किए हो इस पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं। हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, देखो इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं बालक। एक मैग्नेट लेते हैं और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेते हो, ठीक है, उसमें बीच में मैग्नेट रखते हो, और ये मान लेते हैं अगर नॉर्थ है साउथ है तो इसके पास जब कंपास रखते हैं हम लोग, तो कंपास या मैग्नेटिक नीडल, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो रखते जाएंगे बार बार, ये कुछ इस तरीके से बनता जाता है, तो बनाया जाता है। तो वहाँ से हम पता कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकल रही है तो भाई ये नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता कर लेंगे। कोई रीजन? चले, तो इसके लिए भी एक रीजन दिया गया, बट ये भी किसी ने देखा नहीं है, बस बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया हमने बालक, ये सब। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि अगर आप कभी प्रैक्टिकली करना जाके ऐसे, ठीक है, एक मैग्नेट लेके लटका देना, तो आप देखोगे वो, अगर मान लेते हैं कि इधर साउथ, इधर नॉर्थ पोल है, उधर क्या है, साउथ पोल है बालक। अगर ये सपोज हो कि हमारा बार मैग्नेट है,
ठीक है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ तरफ या साउथ साउथ तरफ नहीं रुकता, ये कुछ एंगल पे होता है, कुछ टेढ़ा होकर रुकेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रुकेगा नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ के बीच, कुछ न कुछ एंगल पे होता है। तो इसके लिए भी एक रीज़न दिया गया, ये माना गया पहले से कि भाई इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। तो जो मैग्नेट है बालक इसके अंदर, वो जियोग्राफिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे है, वो बिल्कुल इसी लाइन पे हमारा मैग्नेट नहीं है, कुछ एंगल पे है। तो मैं कुछ एंगल पे ऐसे बनाऊंगा, अब ये बालक अर्थ के अंदर एक हमने मैग्नेट बना दिया, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है जो कि जियोग्राफिकल से कुछ एंगल बना रहा है। इस एंगल को बोला जाता है बालक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लाइनेशन। और ये एंगल मेजर किया गया है तो लगभग 11.2 डिग्री आता है, अप्रॉक्स 11.2 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इस ये देखो बालक हमारा मैग्नेट है, इसका ये जो एक्सिस होगा इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। अब समझो कि अब जब हम लोग ये सपोज पूरा हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको जब भी आप लटकाएंगे तो ये ऐसे नहीं रुकेगा, इसका नॉर्थ किधर रुकेगा? इधर रुकेगा, और साउथ किधर रुका? इधर रुका, कुछ ऐसे। पेन दो तो थोड़ा अच्छे से बताएंगे, इसमें कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। चलो, ये मान लो ढक्कन जिस साइड लगा है ये नॉर्थ पोल है और पीछे वाला पोर्शन साउथ पोल है, तो जब भी इसको बालक लटकाएंगे तो ये कुछ ऐसे रुकेगा। मतलब नॉर्थ किधर रुका है? इधर से देखते हैं, नॉर्थ किधर रुका है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर, और साउथ किधर रुका? जियोग्राफिकल साउथ की ओर, ठीक है। ढक्कन ऐसे बंद करो यार, ऐसे। तो हम लोग इससे मिलाते हैं, ये देखो नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर रुका है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर रुकता है, और साउथ पोल किधर रुकता है मैग्नेट का? जियोग्राफिकल साउथ पोल की ओर। ये इसलिए होता है बालक कि इसके अंदर जो मैग्नेट लगा होता है, जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उधर इसका साउथ पोल होता है, इस मैग्नेट का, ठीक है। और जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है उधर ये क्या होता है? नॉर्थ पोल। इसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलेंगे। अब देखो किसी मैग्नेट को लटकाओगे तो उसका नॉर्थ किधर रुकेगा? साउथ की ओर, और साउथ किधर रुका? नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो ये इस वजह से रुकता है, तो ये माना गया इसके अंदर जो मैग्नेट होगा बालक, तो मैग्नेटिक साउथ पोल किधर होगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर होता है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किधर होता है? जियोग्राफिकल साउथ पोल की ओर होता है। अब आप किसी मैग्नेट को लटकाएंगे तो इसका नॉर्थ किधर रुकेगा? साउथ की ओर, और नॉर्थ और साउथ किधर रुकेगा? नॉर्थ की ओर। इससे कंपेयर करो, नॉर्थ किधर रुका? नॉर्थ किधर रुका? साउथ किधर रुका? साउथ की ओर। ये रीज़न होता है कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर रुकता है और साउथ पोल साउथ की ओर जाकर रुकता है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा मैग्नेट हमने सपोज किया है ये वो अपोजिट पोलरिटी में होता है। ये भी देखा नहीं गया है, ये भी बस कही सुनी वाली बात है, ठीक है। और इस एंगल तो अब देखो, मैग्नेटिक पूछा जाता है भाई कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, तो किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल होता है, ठीक है। ये जियोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो भी एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बस इसको याद रखिएगा, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 11.2 डिग्री होता है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। मैग्नेट कहाँ है? ये है, नॉर्थ पोल से बाहर क्यों निकलती हैं? तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे और साउथ पोल में जाकर के मिलाएंगे, कुछ इस तरीके से जाएंगे। इधर भी जाएगा सेम, ठीक है। तो इस तरीके से बालक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं मैग्नेट के, सॉरी अर्थ के चारों ओर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, कुछ और अच्छी बातें करते हैं। पेन पकड़ो बालक, धन्यवाद। फाइनली आप पूरी तरीके से बनाएंगे तो एक तितली बनती है। फिर तुम लोग यार नहा धो के आया करो, बहुत गर्मी फेंकते हो तुम लोग। कितने लोग नहा के आए हो? कब है? अभी से? और कौन कौन नहाया है? इधर कोई नहीं नहाया है? इतनी गर्मी में कौन नहाएगा?
सेव वाटर, जाके गंगा जी में कूद जाओ, वही ना आए थे। ऐसा कौन सा पाप कर दिए थे भाई कल? क्या किए थे? हो गया बालक? देखो एक दूसरा पॉइंट है इसी का, 3 पॉइंट पढ़ने हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमको। उन तीनों पॉइंट्स में बाकी, ये तो पहला तो ऐसे बस डायग्राम के बेसिस पे था। नेक्स्ट बालक बात करते हैं मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप। पढ़े हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोला जाता है उसको। तो बात करते हैं बालक थोड़ा सा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। देखो इसको क्या बोलते हैं बालक? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक, ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, सही है क्या? डिप इसको डेल से डिनोट करते हैं, अगर आप देखे होंगे शायद। तो कोई बताएगा एंगल ऑफ डिप क्या होता है? चलो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर का मैग्नेट दिख रहा है, इसको बाहर निकाल के स्टडी करते हैं थोड़ा सा। इसको मिटा दे, बना लिया सब लोग ना? चलिए अर्थ के मैग्नेट को बाहर निकालिए और मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ये अर्थ का मैग्नेट है, ध्यान रखना। ये बालक नॉर्थ पोल रहा और ये साउथ पोल रहा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, साउथ पे जाकर के मिलेंगी भाई। कुछ ऐसे एंगल ऑफ डिप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट मतलब समझ रहे हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप निकालना है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, बी जिसको बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टेंजेंट या मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जितना भी है, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया, इसी एंगल को क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डिप। ठीक है, ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बनाया इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप। अंदर वाला हमेशा एंगल लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से जितना भी एंगल बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डिप। अब एक चीज़ समझो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये देखो बालक, हमारा पोल है क्या? ये नॉर्थ पोल और ये है, ये पोल हुआ। मैं अर्थ में 2 चीज़ पढ़े हुए, पोल और इक्वेटर। नाम सुने हैं? पोल और इक्वेटर। तो ये तो पोल है, इक्वेटर क्या परपेंडिकुलर होता है? तो ये क्या होगा? इक्वेटर होगा, क्योंकि अर्थ के मैग्नेट को बाहर किए हैं। तो ये पोल हो गया, ये क्या हुआ? इक्वेटर। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना या इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना? अब समझो, इक्वेटर पे यहाँ पे है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए तो कुछ हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट खुद हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे बालक एंगल ऑफ डिप कितना? 0 डिग्री। याद रहेगा? एट इक्वेटर डेल कितना बालक? 0। पोल पे देखो, ये पोल है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये होगा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल? 90। तो एट पोल, ठीक है, एंगल ऑफ डिप कितना बालक? 90 डिग्री। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये छोटे क्वेश्चन है बस यहाँ से जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी।
एक इसी में और आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक तीसरा पॉइंट इसी में और आता है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा, ठीक है, समझ गए। एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कैसे निकालना है। इसी में तीसरा पॉइंट आता है बालक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कुछ करना नहीं है, ये पढ़े हो। यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है? डेल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? इसी पॉइंट को उठा के बाहर कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल कितना है बालक? डेल। इसके दो कंपोनेंट आएंगे क्या? इधर कितना आएगा? बी कॉस डेल। इधर कितना आएगा? जो हॉरिजॉन्टल में आया है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बालक यहाँ हम लोग H से डिनोट करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो बालक एक चीज बताओ तो, tan डेल इज इक्वल टू क्या? जैसे ये मान लो इन दोनों में क्या करो, डिवाइड कर दो, इसमें इससे डिवाइड करो, तो देखो क्या आएगा, करके देखें। V/H इज इक्वल टू क्या लिखोगे? B साइन डेल अपॉन B से B कट गया, साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या? साइन डेल, सॉरी tan डेल। तो V/H क्या मिलेगा? tan डेल। या डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स V/H। ये एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला होता है। तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट दिया रहेगा, बोलेगा बताइए एंगल ऑफ डिप कितना, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट गिवन रहता है, एंगल ऑफ डिप पूछ लेता है। अब देखो इस फॉर्मूले से बालक तुम लोग इक्वेटर या पोल पे कैसे निकाल सकते हो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू, ये तो याद रहेगा ही। आगे चलें। अच्छा देखो एट पोल पे बात करें, पोल पे डायग्राम में देखना, पोल पे वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ है। पोल पे अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि किसी भी अब जीरो से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट, फिजिक्स के टर्म में इनफाइनाइट होता है, बाकी वैसे अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स के टर्म में, फिजिक्स में उसको इनफाइनाइट बोला जाता है। लेकिन अब बताओ इनफाइनाइट, tan डेल इनफाइनाइट आ गया तो डेल कितना? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पढ़े हैं पोल पे। इक्वेटर पे आओ तो केवल हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, क्या वर्टिकल मिलेगा? नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, तो जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो कितना? जीरो। तो tan डेल इज इक्वल टू जीरो, तो डेल कितना? जीरो। तो इक्वेटर पे जीरो हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट से भी। बस अर्थ मैग्नेटिज्म खत्म, इतने था। लेकिन ये दोनों जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ याद रखेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि तुम लोग याद रखो। आगे चलें। और सुनो एक आगे, इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े हैं, कितने तरीके के होते हैं? 3। डाया पैरा फेरो, ठीक है, इसको खुद से पढ़ लेना, यही बताना था। पढ़ लेना एक बार, पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें सोच रहा हूँ एक बार खुद से पढ़ लेना, उसके बाद आएंगे तो एक दिन पढ़ा देंगे हम उसको, ठीक है। लेकिन तुम लोग खुद से पढ़ोगे और एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, उसको रट जाना। मैग्नेटिक मटेरियल के एक एक पॉइंट आपको रट जाना है। डाया पैरा फेरो होता है ना, अनुचुंबकी, लौह चुंबकी और प्रतिचुंबकी, ऐसा कुछ होता है। तो आप वो पूरा याद कर लीजिएगा, उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसको स्किप करूँगा। याद कर लेना, फिर पढ़ाएंगे कभी। आगे बात करते हैं थोड़ा सा बालक बार मैग्नेट के बारे में। हम लोग बार बार हमेशा बार मैग्नेट बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं। तुम लोग बालक इलेक्ट्रोस्टैट याद है कि भूल गए? याद है? चलो अभी पता चल जाएगा। बार मैग्नेट अब देखें, बार मैग्नेट कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल में आके मिलती हैं। एक चीज़ और बात करते हैं, जो मैग्नेट होता है वो हमेशा बाईपोलर होता है, उसमें हमेशा 2 पोल होते हैं। और एक चीज़ बालक, इनकी जो
अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकल रही हैं? ये किसी भी चीज़ को अगर सेम पोल रहा तो रिपल करेगा, अपोजिट पोल रहा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब हर पोल की अपनी कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होती है। और किसी में एक मैग्नेट की बात करूं तो इसके दोनों पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर एक ही मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल के पास जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ साउथ पोल के पास भी होगी। तो मैं सपोज करता हूं बालक कि दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है? m के बराबर है। m क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? m से, स्मॉल m से करेंगे, ध्यान रखना है बात। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब जब इसके पास हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो मान लेते हैं अपोजिट पोल का है, तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा? तो तुम लोग खुद ही पढ़ लो, खुद ही सुन लो, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा है? चलो देखो भला क्या करते हैं। मान लेते ये हमारे पास दूसरा पहला मैग्नेट है और ये हमारा दूसरा मैग्नेट है। मान लेते हैं इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 है और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m2 है। हमको इन दोनों पोल के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। मान लेते हैं ये दोनों कितने डिस्टेंस बालक? r डिस्टेंस पे। अगर दो चार्ज होते तो उनके बीच फोर्स कितना लगता था? 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहाँ बस रिप्लेस कर दो q1 q2 को m1 m2 से। ठीक है, और उसको क्या करना? 1/4πε क्या करना है? μ0/4π। तो कितना फोर्स हो जाएगा? μ0/4π m1 m2/r²। ये दो मैग्नेट के बीच फोर्स लगता है। ठीक है, जहां m1 m2 क्या है बालक? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। किसका? मैग्नेट का। और इसके जो अगर एक ही अगर मैग्नेट है तो उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम होगी, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मैग्नेट में अलग अलग स्ट्रेंथ कर दिए हो, वो हमेशा सेम होता है। अब इसी में आगे बात करते हैं। अब ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा क्या? अब उससे कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे? याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़े थे? k/r²। यही पढ़े थे ना? 1/4πε0 q/r²। यही पढ़े थे सब लोग। तो बालक इस केस में अगर किसी भी मैग्नेट का अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालनी है तब कैसे निकालेंगे? अब देखो, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ। इसके कारण एक पॉइंट P है, यहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। और ये कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है बालक? m है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बालक, क्या लिखेंगे? μ0/4π m/r²। सब कुछ वही है, कंपेयर करते हुए चलो। जहाँ q वहाँ m कर दो, मतलब चार्ज को किससे रिप्लेस करना है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको μ0/4π से रिप्लेस करना है। एक एक फार्मूला तुमको मिलता जाएगा। जल्दी करो, नोट करो तुरंत। हो गया? अब चलो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए बालक, तो तुम लोगों को याद होगा, तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं पूछ रहे हैं बालक, फिर से वही बता रहे हैं सब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या पढ़े थे? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। और लेकिन चार्ज कैसे होने चाहिए? सेम चार्ज होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अपोजिट होता है। यही होता है ना, एक चार्ज Q होता है, एक माइनस Q होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ऐसी बात अगर हम एक मैग्नेट लें तो ये भी देखो, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। अगर एक मैग्नेट लेते हैं तो वो भी अलग एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। कैसे बनाता है देखो, हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल।
एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये, क्या दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है? लेकिन क्या अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दोनों पॉइंट में डायरेक्शन अपोजिट है। क्या यहां से बाहर निकल रही है, यहां पे अंदर मिल रही है। तो ये बार मैग्नेट है बालक, तो उसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। कोई भी अगर बार मैग्नेट है तो उसको क्या बोला जा सकता है? मैग्नेटिक डाइपोल। वो खुद बनाता है अपना मैग्नेटिक डाइपोल। और इन दोनों पोल के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है बालक? 2 तो देखो हुआ क्या, जैसे चार्ज के केस में या इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या होता है, दो सेम चार्ज होते थे लेकिन अपोजिट साइन के। ठीक है, यहाँ भी सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। ये क्या बनाया गया? एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वैसे तुम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हो क्या? क्या पढ़े थे? अगर कहीं करंट कैरिंग लूप हमारे पास है NIA, हालांकि वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था तो उसको कैपिटल M से डिनोट किया था मैं। यहाँ भी सेम रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन वो करंट कैरिंग लूप के लिए था, ये किसके लिए रहेगा? बार मैग्नेट के लिए रहेगा। ये कुछ उससे कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कंपेयर करते हैं। किया जाए तो बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़े थे? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यही था। Q इंटू 12, यहाँ क्या हो जाएगा तब? M इंटू 12। हाँ, M मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, 12 क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, चलिए आगे लास्ट पॉइंट बस डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या होगा? क्यों यूनिट क्या होगा? ये तो यहाँ भी डंडा रखना होगा हमको ना। बताओ यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पढ़े थे M इज इक्वल टू I इंटू A। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट आप पढ़े थे बालक ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? अरे इसको पता नहीं चला क्या चीज़? टेस्ला होगा ना। जानते कभी ना बेंच का रॉड निकालेंगे और उसी से कूटेंगे। क्यों बालक, कोई दिक्कत है? फिर इतने गुस्से में क्यों? कहाँ खोए पड़े हो तुम लोग? कुछ पता चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? पीछे देखो कौन आया है। हाँ बताइए, कहाँ पढ़े थे? चलिए ठीक है, अच्छा इसका यूनिट ध्यान रखना, वही होगा जो पहले पढ़े थे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। रिवीजन मतलब तुम लोग नहीं कर रहे हो, इसे साफ पता चल रहा है। रिवीजन करो, नहीं किसी लायक नहीं बचोगे, पहले बता दे रहे हैं। चैप्टर खत्म हमारी तरफ से ख़त्म होते रहेगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से पता चला ख़त्म नहीं होना चाहिए। भाई हमारी तरफ से अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। पता चला हम तो ख़त्म कर रहे हैं, तुम लोग पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। लेकिन कुछ इनको जरूर चाहिए। एक शायर पैदा हो गया पता नहीं कहाँ से, गजब गजब शायरी लिखता है भाई। और कौन कौन था थोड़ा याद करें हम? है पता नहीं क्या, मतलब कभी मिलो तो पता नहीं क्या करेंगे। किसके लिए था वैसे ये सब? तो रुको ना, उस ग्रैब की आईडी से हम उसको अपलोड करते हैं, ठीक है? थोड़ा पता चले लोगों को अपने यहाँ कैसे कैसे बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ आता है, कुछ भी करा लीजिए। और डांसर भी हैं सब, और ये कविता भी लिखते हैं लोग। क्यों भाई कहाँ से, मतलब पहले से हो? पहले से अगर पढ़ी होती तो बताओ कितना अच्छा होता, फार्मूला याद कर लिए होते। और कविता लिखने से अच्छा है कुछ नया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ अच्छा करो यार, नए नए फार्मूले बनाओ, हैं? न्यूटन को गलत साबित करो, कुछ ऐसा करो। कभी ऐसा मन नहीं करता है कोई, मतलब पढ़ रहे हैं थ्योरी पता नहीं, इसको गलत साबित करते हैं, ठीक है जगह जाके फिर अपना लगे रहो उसी में। क्या हो गया आधा ज़्यादा? तो वो तो रटना होगा। देखो यार
अभी फिजिक्स में नहीं है, बस कहीं कहीं सुनाई बातों पे चल रहे हैं हम लोग, ना जिसने कहा वो देखा, ना हम लोग पढ़ रहे हैं ना हमने देखा, बस पढ़ रहे हैं। अब कभी जाना तुम लोग साइंटिस्ट बनना तो अपना रिसर्च करना, साला गड्ढा खोद के देखेंगे है कि नहीं। हाँ अपना वैसे कुछ करना। आगे चले बालक। अच्छा देखो वहाँ पे आगे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन पे भी थोड़ा सा चलते हैं। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पढ़े थे क्या? उसमें दो केस पढ़े थे बालक, एक एलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन और दूसरा एलॉन्ग एक्सियल लाइन, पढ़े थे आप? तो एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला था? 2 kp बाई किसके लिए? एक्सियल के लिए, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए क्या था? ठीक है, वहाँ 2 नहीं रहता है। अगर तुम्हें याद होगा एक्सियल के लिए बालक, इसको मिटा देते रहते रहे, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा एक्सियल के लिए तो क्या पढ़े थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, यही पढ़े थे क्या? इक्वेटोरियल के लिए क्या पढ़े थे? p बाई आर क्यू, यही पढ़े थे। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बोल दिया मतलब बार मैग्नेट के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमारा बार मैग्नेट क्या होता है, खुद मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। तो पहला केस क्या रहेगा बालक? एलॉन्ग एक्सियल लाइन। अब देखो तुम लोग गजबा याद रखोगे, ये बालक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, नॉर्थ और साउथ, इससे इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 12, इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लो, जहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ये आया था क्या? बस इसी को रिप्लेस करो। देखो क्या लिखेंगे, बताओ क्या होगा? तो μ0/4 पाई कर दो इंटू 2, यहाँ क्या हो जाएगा तब? इसमें m हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ क्या कर देना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर देना है। तो 2m बाई क्या हो जाएगा? देखे, बस और कुछ नहीं करना है, हो गया फॉर्मूला। ऐसे दूसरा एलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन, फिर से एक बार मैग्नेट बनाओ, ये नॉर्थ लो ये साउथ लो, चलो उल्टा नहीं लेते हैं, ये साउथ लेते हैं नॉर्थ लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 12, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाते हैं क्या? ऊपर की तरफ आर डिस्टेंस पे, कितना बोलो? μ0/4 पाई m बाई, बस हो गया। खत्म। अब इसमें एक चीज और बचा है, वो बचता है मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। वो 3 तरीके के होते हैं, डाया पैरा फेरो, आप उसको याद रखेंगे। और एक एक चीज़ को एक एक बंदे को याद होना चाहिए सब, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ही पढ़ी जाती है। जैसे अपने नेचर में बालक जो मैग्नेटिक मटेरियल पाए गए वो 3 तरीके के पाए गए, ठीक है। उनको 3 पार्ट में वही डिवाइड किया गया, एक पैरा, डाया और फेरो। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसमें भी दिया है, जो बुकलेट आपको मिला है उसमें है, उसी को याद कर जाइएगा। और मैं कुछ उस पर DPP वाले पे अलग से डाल दूंगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसको मैं पढ़ाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पहले तुम लोग उसको पढ़ लो खुद से एक बार। तो हम अगले चैप्टर पर चलें, अभी रहने दो बालक, बाद में देख लेना। हे बालिके, आगे बात करेंगे EMI, सब उसी में है। हाँ सब कुछ पढ़ना है। EMI की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अभी हम लोग बालक मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट पढ़े हैं, यही चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। मतलब क्या करते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाते थे, ऐसा कुछ था क्या, या मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे।
भाई आप पढ़े थे किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब मैं डायरेक्ट बोलूँ कि भाई हम लोग करंट से क्या बना रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, इसमें उसका उल्टा होगा। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे इस चैप्टर में, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे बनाएंगे इसको जानने के लिए देखते हैं थोड़ा सा। हिंदी में क्या बोलते हैं बालक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबक जो है करंट के लिए, विद्युत के लिए जो है प्रेरित करता है, तो जैसे नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें बालक हम लोग फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फैराडे साइंटिस्ट है, आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे जाके फैराडे का पूरा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, मतलब दिखाया गया है कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो मैं भी यहाँ दिखाऊंगा किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ऐसी मजाक में वो कुछ कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट बन गया, तो उनको मज़ा नहीं लगा, वो बार बार लगे वही करने, फिर वहीं से करंट बन गया। इसी पे देखो हमारा जनरेटर जो किस पे काम करता है, इसी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। ठीक है, और जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हो वो भी इसी पे काम करता है, कैसे करता है सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखते हैं, क्या था फैराडे एक्सपेरिमेंट, किसी को आइडिया है? नहीं, फैराडे एक्सपेरिमेंट पहले नहीं पढ़ते हैं, उससे पहले वाला पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हो, क्या होता है? ठीक है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा तब, किसी भी, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो एक बालक हम लोग सरफेस लेते हैं, ठीक है, कैसा भी सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है बालक, गजब छेद, बहुत ज़्यादा छेद हो गया। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए बालक आपको इसका एरिया वेक्टर भी पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर हर किसी को मैंने बताया था, याद होगा। एरिया वेक्टर जब भी होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हम क्या करेंगे बालक, इसका एक छोटा सा, मान लेते हैं सरफेस ऐसे है, इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर होगा, हम इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका बहुत स्मॉल एरिया होगा, कितना, dA, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं इस डायरेक्शन में होगा। वही बालक आवाज़ आ रही है। अब देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ एंगल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बालक पूरे के लिए अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, BdA cos थीटा, या मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे इंटीग्रेशन B डॉट dA। ठीक है, इस तरीके से। अब यूनिट बताइए क्या होगा, हाँ नहीं, कुछ और बताओ, अच्छा नहीं लगा। टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगा बालक, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, वेबर, और इसको WB से डिनोट करते हैं, वेबर को।
मिटाएं। चलिए, अगर बालक हमको एक फाइनाइट एरिया का अगर कोई सरफेस दे दिया है, कैसा सरफेस रहेगा? फाइनाइट। मतलब एक सपोज एक रेक्टेंगल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये देखने में कैसा लग रहा है? कैसा होगा? ऐसे लग रहा है। और इसका एरिया वेक्टर कहीं इधर होगा क्या? और सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो फ्लक्स कितना? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी डॉट ए, या फाई बी क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर है। क्लियर है? स्केलर क्यों होगा? क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन किया गया है दो वेक्टर का। ठीक है, तो अगर एक इनडिफिनिट शेप का रहा अगर हमारे पास एक, तो उस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर फाइनाइट शेप का रहा तो उसका एरिया तो आप निकाल सकते हैं, एरिया आपको गिवन रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तब फ्लक्स कितना होगा? बी ए। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या होगा? B इंटू ए के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ये क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर 90 हो गया तब 0 हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तुम सब कुछ पढ़े हो, वही सारा चीज़ बस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है? बस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो जा रहा है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे उस पर, फैराडे एक्सपेरिमेंट पे। बोलो तो बिटाएं। फैराडे एक्सपेरिमेंट। देखो बालक क्या है, क्या करते हैं, एक हम लोग लूप लेते हैं और एक बार मैग्नेट लेते हैं। लूप बना लेते हैं कैसा भी, तो चलिए मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बना लूँ, या केवल सिंपल सा लूप बना लेते हैं। एक ऐसे सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ये लूप कुछ इस तरीके से है, और यहाँ बालक एक बार मैग्नेट लेते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और ऐसे घूम के साउथ में जाएंगी। अब साउथ में जाएंगी वो ठीक है, लेकिन क्या इस लूप के अंदर से होकर जाएंगी? ऐसे ही तो जाएंगी। बोलो, ऐसे लूप से होते हुए ऐसे जाएंगे अपना। अभी मैं इसमें कोई छेड़खानी ना करूँ, मतलब सब कुछ जैसे वैसे रखें। तो क्या इस लूप के अंदर से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी? ये बोल सकते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई एक सरफेस है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जितनी भी पास करेंगे वो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब एक काम करो, इस मैग्नेट को पकड़ो, पकड़ के पीछे लाओ, क्या होगा? क्या जितना पहले इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, क्या बाद में भी जब पीछे धीरे धीरे लाएंगे तब भी उतने पार करेंगी? कुछ कम होंगी। या हम ये बोले कि इस कॉइल, अगर हम इसको इस डायरेक्शन पीछे की ओर खींच के लेके जा रहे हैं, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। हालांकि कम होगी, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि भाई चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बालक चेंज हुई तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा? क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पढ़े हैं आप, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर बी में आप चेंज कर रहे हो तो क्या फ्लक्स भी चेंज होगा? तो बालक ये देखा गया, फैराडे ने ये देखा कि जब इस कॉइल, इस मैग्नेट को पकड़ के पीछे ला रहे हैं तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अच्छा पीछे लाते 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 रोक दिए, यहीं पे रोक दिए, तब देखिए कि उसके अंदर करंट का फ्लो होना बंद हो गया। जब इस बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तभी इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। जब इसको मूव नहीं करा रहे हैं तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक रूल दिया गया भाई, एक कंसेप्ट बताया गया कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है, अगर उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बालक चेंज होगी तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा?
होगा। तो किसी भी कॉइल के अंदर अगर उसको मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज कराएं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। क्या इंड्यूस होता है? करंट इंड्यूस्ड होता है। या पहले बोल सकते हैं भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, देन फिर करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट दिया गया कि भाई करंट इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, करंट इंड्यूस्ड होगा देखो वाला, तो या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जानने के लिए हमको लेंज लॉ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लेंज लॉ। ठीक है, तो अभी बाद में बात करेंगे कि भाई करंट का क्या डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल इतनी बात समझ में आई कि कब करंट फ्लो होगा, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे। अगर चेंज नहीं कराएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तब उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। एक तरीका और था, जैसे दो लूप लेते हैं इस तरीके से ना, दो लूप बना लेते हैं। यहाँ एक स्विच लगा लेते हैं बालक, एक लूप और बनाते हैं और इसमें हम लोग अमीटर लगाते हैं। अमीटर का काम ये चेक करेगा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ से बालक मतलब करंट, इस वाले में तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि मैंने बैटरी लगाया है, और स्विच को अगर क्लोज कर दें तो करंट का फ्लो होगा। बालक आपको पता है ये साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पार करेंगे कुछ ऐसे, दूसरे भी कॉइल से। अभी क्या इसके अंदर से हमको हमेशा दूसरे कॉइल में देखना है, इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो क्या इसके अंदर करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्विच पकड़ो, इसको ऑन ऑफ करना शुरू करो। ठीक है, ऑन ऑफ जल्दी करो। एक बार देखो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे फिर से इसमें करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो क्या इसके अंदर फ्लक्स में चेंज होगा? होगा। मतलब एक बार जीरो हो जा रहा है, एक बार फ्लो कर रहा है, एक बार जीरो हो रहा है फिर फ्लो कर रहा है। तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा क्या होगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके किसी भी कॉइल में अगर हमको करंट का फ्लो कराना है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। फाई इज इक्वल टू, आप पढ़े हो BA cos थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें, या तो एरिया में चेंज करें, या तो एंगल में चेंज करें। तो अभी हम जो तीनों पढ़ेंगे, अभी हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं। आगे भी डिस्कस करेंगे, जब एरिया में चेंज करेंगे तब कितना करंट इंड्यूस होगा या कितना EMF इंड्यूस होगा। जब एंगल में चेंज करेंगे तब कितना करंट इंड्यूस होगा, कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे तो हम लोग जानेंगे डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। उसके लिए आपको लेंज लॉ पढ़ना होगा। थोड़ा लेंज लॉ पढ़ के आना तो और अच्छे समझ में आएगा। और लेंज लॉ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, लगभग पूछे जाते हैं एक आध क्वेश्चन लेंज लॉ से, और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेंज लॉ से। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट था, अभी फैराडे लॉ लिखवाना है तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।